यूटी को वापस रियासत न बनाए। ये 100 साल से पुरानी रियासत है ये। जी, जी, बिल्कुल। और इतनी बड़ी रियासत को मतलब ये हिंदुस्तान की तारीख में काले लफ्ज़ों से लिखा जाएगा जी, कि हर जगह लोग यूटी से स्टेट की मांग कर रहे हैं और इस इतनी बड़ी रियासत को यूटी बना दिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह, और जब तक ये वापस रियासत नहीं बनती तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। और हम हमेशा से मांग कर रहे हैं कि यहाँ वापस इलेक्शंस हों और डेमोक्रेसी बहाल हो। जी, बिल्कुल। शाहनवाज़ साहब बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट, मैं जब अभी इंडियन इकॉनमी की जब जीडीपी की क्या देखता हूँ इंटरनेट पे, तो उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर को भी जब देखता हूँ, तो सरप्लस या डेफिसिट को देखता हूँ, तो मुझे एक हार्ड सा महसूस होता है कि इतनी डून जा रही है जीडीपी, इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है कि इसको क्या सरकार कंट्रोल करने में थरथरा रही है या कमी महसूस कर रही है, या क्या वजह है इसको? देखिए, ये सरकार जो है बीजेपी का, इनकी पास कोई पॉलिसी नहीं है, और इनकी पॉलिसीज़ का ये रिजल्ट है कि हमारे देश की इकॉनमी एकदम नीचे चली गई। जी, कब यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, जी, 7-8% से ऊपर जो है जीडीपी जा जीडीपी। रही थी। उन्होंने ऐसे स्टेप लिए थे, उन्होंने इतनी पॉलिसीज़, इतनी स्कीम्स, इतने लाज लाए थे जिससे इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो ऊपर गई। मगर इन्होंने आते ही जो इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा ब्लंडर किया, जो डीमोनेटाइजेशन का इन्होंने डिसीजन जी, लिया। सॉरी। उस डीमोनेटाइजेशन की वजह से इकॉनमी जो है वो, उसका रिजल्ट 2-3 साल बाद आता है। उस वक्त भी कहा जी, था मनमोहन सिंह जी ने कि जब उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया कि इसका इफेक्ट 2-3 साल बाद बात। होगा। उन्होंने कहा था कैसे खटक इकॉनमी गिरेगी, और वैसा ही हुआ। उसके जी, बाद इन्होंने जो बड़ा अनप्लान्ड तरीके से और जो जीएसटी लागू किया, जी, ये दो इन्होंने ऐसे कदम लिए इस मुल्क में कि इसने इस मुल्क के कारोबार को ख़त्म कर दिया, बिज़नेस को ख़त्म कर दिया, छोटे कारोबारी को ख़त्म कर दिया, और जो इकॉनमी है उसको बिल्कुल इन्होंने नीचे लाया। तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं इस सरकार की पिछले 5-6-7 साल से, उन जी, पॉलिसीज़ का ये नतीजा है कि इनको इस मुल्क को संभालना नहीं आया, इस मुल्क को कैसे आगे ले जाया जाए वो नहीं आया। इनको सिर्फ एक ही काम आता है कि कैसे इस मुल्क को बांटा जाए, जी, कैसे पोलराइज किया जाए, कैसे कम्युनल टेंशन इस मुल्क में फैलाई जाए, और उसमें वो एक हद तक कामयाब हुए। उसी वजह से लोगों के भावनाओं को, लोगों के जज्बातों को इन्होंने जो है वो कोशिश की भड़काने की, और उसी तरीके से इन्होंने वोट भी लिए। जी, और पूरे मुल्क में इन्होंने आज की डेट में नफ़रत की दीवार फैला दी, हिंदू मुसलमान कर दिया, और इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। जी, इनकी जितनी स्कीम्स थी वो फेलियर थी, और उसकी वजह से आज इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये तो कोविड-19 इनको एक बहाना मिल गया, इसके अलावा भी इस जी, जी, कोविड से पहले ही देश की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल 3% के आसपास आ गई थी। तो ये जी, मुल्क के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारी दुआ है कि अल्लाह इस सरकार से जल्दी इस मुल्क को निजात दिलाए और वापस सच्ची सरकार आए कांग्रेस की, कि दोबारा वापस इकॉनमी जो है इस मुल्क की रिवाइव हो। और जहाँ इकॉनमी की आपने बात की, साथ में एक चीज़ मैं जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में भी कहना चाहूँगा जी, कि इन्होंने जब 370 हटाया था, तो इन्होंने बार बार अमित शाह ने पार्लियामेंट में बैठ के झूठ बोला, और बार बार इन्होंने पूरे मुल्क में यही रोना रोया कि जम्मू कश्मीर जो है उसकी उसमें तरक्की नहीं हुई है, और 370 की वजह से जम्मू कश्मीर जो है उसकी डेवलपमेंट रुकी, और यहाँ की इकॉनमी नहीं है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो गुजरात मॉडल की ये बात करते हैं, जी, गुजरात से बेहतर इकॉनमी हमारे जम्मू कश्मीर की है। जी, जीडीपी रेट जो है वो जम्मू कश्मीर का बाकी बहुत सारी रियासतों से बेहतर है, बल्कि गुजरात से भी बेहतर है। जी, तो जम्मू कश्मीर एक प्रॉस्पर अच्छा स्टेट था, और इन्होंने झूठ बोल के जो है लोगों को गुमराह किया, पूरे मुल्क को। तो अब उम्मीद करते हैं कि अभी वापस इस सरकार से दोबारा इलेक्शंस आएँ, जान छूटे, और फिर से एक अच्छी सरकार आए, और वापस इस मुल्क की इकॉनमी रिवाइव हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। शाहनवाज़ साहब, जैसे कि ये इसका आरबीआई का जो गवर्नर है वो तो एज़ अ रूल तो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए था, तो हिस्टोरियन को एक उन्होंने आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट किया। तो देखिए, इन्होंने जब आरबीआई का जो गवर्नर था, जिसने आरबीआई को पूरा खड़ा किया था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था रघुराम राजन को, जी, इन्होंने उनको हटाया। सिर्फ इसलिए हटाया कि इनके पास, जब इनकी जो पॉलिसीज़ फेलियर्स की वजह से जब देश में जो पैसा नहीं था इनके पास, जी, तो जो रिज़र्व बैंक का पैसा था, रिज़र्व, इन्होंने वो मांगने की कोशिश की, वो जी, इस्तेमाल, जी, जो किसी भी मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। जी, उन्होंने जब इनकार किया, उसकी वजह से इन्होंने हटा के, तो इन्होंने एक अपना पपट बिठाना था,
इनको इससे लेना देना नहीं है कि वो इकोनॉमिस्ट है या हिस्टोरियन है। इन्होंने एक नॉन आई मीन इकोनॉमी ग्राउंड से, जिसको इकोनॉमिक्स का पता नहीं है, जी जी जो एक इकोनॉमिक्स नहीं है, उसके अलावा एक आदमी गवर्नर ला के बिठा दिया सो दैट जो वो उसको डायरेक्शन दे रही है सरकार वो कर रहा है। ये एक इंस्टीट्यूशन आरबीआई की बात नहीं है। बदकिस्मती से इन्होंने जो हिंदुस्तान के जो पिलर थे, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जो इंडिपेंडेंट काम करते थे, जी उन सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने कैप्चर किया, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने हाईजैक किया। इन्होंने जुडिशरी को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की, जुडिशरी को किस तरीके से इन्होंने नुकसान पहुंचाया, आरबीआई जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन था उसको इन्होंने कैप्चर किया। और फिर मीडिया की बात करूंगा ज़रूरी, क्योंकि एक किसी भी डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट फोर्थ पिलर जो है वो मीडिया है। जी और क्योंकि आप सब लोग मीडिया से हैं तो इसलिए मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि इन्होंने मीडिया को पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया, डरा धमका के, और पूरे कॉरपोरेट हाउसेस को कंट्रोल करके, और वो जो हम सब बोलते हैं गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया जो है वो गेट कर दिया। और आज वही मीडिया जो है वो झूठ फैलाने में मदद कर रही है। मगर अब मुल्क के लोग समझ रहे हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, चैनल्स हैं, मैं तो डरता भी नहीं, मैं तो नाम लेता हूँ अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी जैसे लोगों का, जिन्होंने जो शर्मसार किया जर्नलिज्म जैसी एक इतना नोबल प्रोफेशन को, जो है उन्होंने इस तरह के लोगों ने, और बहुत सारे जो सीधा सीधा बीजेपी के स्पोक्स पे रोल्स पे काम कर रहे हैं और जिन्होंने इस मुल्क में मीडिया को बदनाम किया, ऐसे ये लोग अब लोगों में एक्सपोज हो रहे हैं और लोग अब जो है इनको जवाब देंगे। सर आप हमें बताएंगे कि तकरीबन 1885 से बाद तकरीबन 2002 तक लगातार कांग्रेस पार्टी जेएनके में पावर में रही है, तो 2002 से लेकर अभी 2020 तक अभी पावर में नहीं है। इसकी क्या वजह है? या तो लोगों के दिल में कोई इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लिए कोई खलश है, या क्या है इसके बारे में? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी जब यहाँ सरकार में रही, ऐसे तारीखी फैसले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार में रही कि कांग्रेस सरकार ने किए हैं जो ना पिछले 50 साल में हुए, ना कभी मुझे लगता आगे होंगे। और ख़ासतौर पे हमारा 2.5 साल का, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 2.5 साल मौका मिला जब हमारे चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे। बाकी टाइम हम अलायंस में रहे, मगर चीफ मिनिस्टर हमारा सिर्फ 2.5 साल। उस 2.5 साल में हमने इस रियासत में 8 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 8 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का ना आगे कोई 50 साल सोच पाएगा, ना पीछे कोई सोच पाएगा। 8 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए कि यहाँ कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दी, 5-5 मेडिकल कॉलेज दिए। ये मैं बड़ी डिसीजंस की बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए, जो आज आप जगह जगह आपके पास न्याबतें, तहसील, ब्लॉक्स बढ़ गए, वो दिए। ऐसे इतने बड़े कदम कांग्रेस ने उठाए यहाँ पे कि, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2.5 साल में हुआ वो पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। अगर कभी उस पर डिस्कशन हो तो डाटा लेके अगर बैठ के बात जाएँ तो पिछले 50 साल में वो सरकारों ने काम नहीं किया होगा जो उसके दौरान हुआ। जी। लेकिन किस्मती से उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर थे आज़ाद साहब, तभी अमरनाथ लैंड क्राइसिस एजिटेशन हुआ। जी उस वक्त सेंटिमेंट्स लोगों के दोनों तरफ बढ़ के, और वो सेंटिमेंट्स में लोग बह जाते हैं। उस वक्त हमारी सरकार गई, उस वक्त पीडीपी ने भी नेगेटिव रोल प्ले किया, सपोर्ट ले ली। उसके बाद जो मैंने आपको भी बताया कि बीजेपी ने किस तरीके से पोलराइज किया पूरे मुल्क के, तो जम्मू के लोगों को, जहाँ कांग्रेस का बेस था, जम्मू के लोगों को खासतौर पे एक कम्युनिटी को हिंदुत्व के नाम से जिस तरीके से बीजेपी ने पोलराइज किया जम्मू को, और जिस तरीके से झूठ बोल के उनकी एक प्रोपोगंडा मशीनरी है, ज़बरदस्त आईटी चल रहा है बीजेपी का, जो सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। तो जब एक झूठ को 10 बार बोला जाए तो लोग सच समझना शुरू होते हैं। तो उसी तरीके से जो पूरे मुल्क का हिस्सा था, जम्मू में भी लोगों को बहकाया गया, मिसगाइड किया गया, झूठ बोले गए लोगों को। तो उसी का रिजल्ट था कि लोगों ने जम्मू में बीजेपी को वोट दे दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस की सीटें नहीं आई। मगर अब बीजेपी जम्मू में एक्सपोज हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू का भी किया है इन्होंने, और जम्मू के लोगों को पीठ पे छुरा घुमाया बीजेपी ने। लोग इस बात को समझ रहे हैं। अब जब भी अगला चुनाव होगा, इसलिए चुनाव करवा नहीं रहे इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होगा लोग जवाब देंगे। जी शाहनवाज साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं जे.एंड.के यूटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारा स्पेशल स्टेटस जो 370, वो उसको अबॉलिश किया और 35A को ख़त्म किया। तो उसके बाद इंटरनेट सर्विस 8 महीने के लगे बिल्कुल मुनक़ता रहा। तो उसके बाद अभी भी 2G सर्विस चल रही है। तो एक तो आर्डर निकाला गवर्नमेंट की तरफ से कि ऑनलाइन टीचिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए। तो ऐसे भी यूपीएससी के लिए यूपीएससी जो कैंडिडेट है उनके लिए एक बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जैसे कि ईपीजी पाठशाला, बहुत से ई लाइब्रेरी वगैरह।
तो अब वो कैसे जो ये हमारे यूपीएससी के यानी कि फ्यूचर जो हमारे जो स्टूडेंट यूथ फ्यूचर हैं जो वो कैसे इसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि 2G में तो इतना इतना इम्पॉसिबल नहीं है। देखो 370 हटाने के बाद बीजेपी ने वादा किया, पार्लियामेंट में वादा किया, मुल्क भर में वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी सहूलियत देंगे, हम बहुत बेटर फैसिलिटीज़ देंगे और हम बहुत अच्छा यूटी बनने के बाद हम काम करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर की यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक बेटरमेंट होगा, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट होगा, ये सब चीज़ों का वादा किया था। मगर हुआ क्या, इन्होंने पहले तो यहाँ का जो हमारा IAS कैडर था जम्मू कश्मीर का वो ख़त्म कर दिया। फिर हमारे जो बच्चे यूथ कंपटीशन फेस करके KS कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो एग्ज़ाम पास करते थे और वो सारे ऑफिसर्स लगते थे, वो KS का इन्होंने ख़त्म कर दिया। जी उसके बाद इन्होंने जो डोमिसाइल लॉ लाए, जी डोमिसाइल लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों का सीधा सीधा मतलब गला काटने के लिए उन्होंने एक कानून लाया। जी और हमारी ये मांग थी कि पहले तो इसको रियासत बनाया जाए, दूसरा यहाँ का जो नौजवान है उसी को सिर्फ यहाँ नौकरी मिले। जी यहाँ का नौजवान उसका हक है कि वो इस रियासत में नौकरी मिले, बाहर से कोई आके यहाँ नौकरी ना ले इसके। तीसरी बात ये कि यहाँ की जो ज़मीन है उसकी हिफाजत की जाए, बाहर से आके लेके हमारी लैंड की जो प्रोटेक्शन है, हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन और हमारे लैंड का प्रोटेक्शन, ये जम्मू कश्मीर के खैर आम आदमी की मांग भी थी और कांग्रेस पार्टी ने भी मांग की थी। जी मगर इन्होंने जो अभी डोमिसाइल लॉ लाया, इन्होंने डोमिसाइल लॉ पहले तो ये लाया कि कोई भी आके सिर्फ 4th क्लास जो है, 4th क्लास के लोग जो हैं वो यहाँ के 4th क्लास तक यहाँ का नौजवान नौकरी ले सकता है, उससे ऊपर के लिए पूरे मुल्क से यहाँ के कोई भी नौकरी कर सकता है। उसकी इतनी रिजेंटमेंट हुई पूरी रियासत में कि इन्होंने फिर थोड़ा सा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उस प्रेशर में आके इन्होंने थोड़ा सा क्लास चेंज कर दी और कहा कि आप जो है कोई भी किसी भी नौकरी के लिए, चाहे 4th क्लास हो, चाहे उसमें किसी सीनियर ग्रेड का जॉब हो, उसके लिए डोमिसाइल लॉ की ज़रूरत है। मगर डोमिसाइल लॉ क्या बनाया कि 15 साल जो आदमी यहाँ बाहर से रहा हो वो यहाँ के लिए नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, ज़मीन भी खरीद सकता है। दूसरा कि जो भी कोई सेंट्रल सर्विसेज के एम्प्लॉइज़ हैं जो बाहर से यहाँ जम्मू कश्मीर में नौकरी करते हैं, उनका 10 साल का पीरियड होना चाहिए, उनको भी एलिजिबिलिटी है। तीसरा, जो स्टूडेंट्स बाहर के यहाँ 10th और 12th किया है यहाँ से और 7 साल पढ़े हों, वो भी यहाँ नौकरी में हिस्सा ले सकते हैं और जगह ले सकते हैं। तो ये हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं और वो आने वाले दिनों में होंगे। तो आज जो हमारे नौजवान जो ऑलरेडी कंपटीशन फेस करना मुश्किल है हमारे रियासत के लोगों को, जब बाहर से लोग आएंगे, जब पटना मेडिकल कॉलेज का आदमी आएगा, या अगर एडमिशन्स की बात करें पटना मेडिकल कॉलेज का और जम्मू मेडिकल कॉलेज अगर मेरिट उठा के देखें तो कितना फ़र्क है वहाँ। तो हमारे यहाँ के लोग तो कहीं कंपटीशन में आएंगे नहीं, सीधा बाहर से आके लोग एडमिशन्स भी लेंगे यहाँ मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, और नौकरियाँ भी सारे वो लोग ले जाएंगे, तो हमारा यूथ तो रह जाएगा। और हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो बाकी देश से अलग है। हमारी जो टोपोग्राफी है यहाँ का, हमारा जो इलाका है वो इतना टफ टेरेन है, इस तरीके की सिचुएशन है। और जो पिछले 20-30 साल से स्टेट हमारे जिन हालात से गुजर रही है, जिन नाजुक हालात से गुजर रही है, किस तरीके से मिलिटेंसी है, किस तरीके से ट्रॉमा से गुजर रही है, और हमारा जो यूथ है वो किस मेंटली डिस्टर्ब स्टेट से गुजर रहा है और किस साइकोलॉजिकल मतलब ट्रॉमा से गुजर रहा है इस वक्त हमारे रियासत का यूथ, कि वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि देश का एक आम जो दिल्ली में बैठा नौजवान है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ कंपटीशन फेस नहीं कर सकता है। पोटेंशियल की कमी नहीं है, हमारे रियासत के यूथ में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, मगर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास जो सोशल से अपना माहौल है वो ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे मेंटली जो सिचुएशन नॉर्मल होनी चाहिए वैसे नहीं है स्टेट के हालात है। तो ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से हमारे स्टेट के यूथ का राइट बनता है कि यहाँ उनको एक्सक्लूसिवली नौकरी मिले। उसके लिए बीजेपी सरकार ने जो काला कानून लाया है डोमिसाइल, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे इंशाल्लाह, और पूरे रियासत के लोग भी लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी लीड करेगी इंशाल्लाह। और आने वाले दिनों में हम इसके खिलाफ, जब तक ये डोमिसाइल लॉ चेंज नहीं होगा तब तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और जो इंटरनेट बंद करके 2G सर्विसेज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रखी है नाम नहाद की, और कितना बड़ा मजाक है, कह रहे हैं ऑनलाइन
एजुकेशन, अभी कोविड के दौरान बच्चे घर पे बैठे हैं, मुल्क भर के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2G में कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने आर्डर निकाल दिया जम्मू कश्मीर की सरकार ने कि आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। 2G में क्या बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे? क्या हमारे स्कॉलर्स, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे जो हमारे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग्स बाहर कर रहे थे, वो सब ऑनलाइन क्लासेस कैसे यहाँ डील करेंगे? तो हमारा बिज़नेस तबका है, हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो हमारी मीडिया है, इन सबको, स्टूडेंट्स को, इनको आज की डेट में 2G में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इतनी रियासत भर से मांग की है, मगर ये सरकार जो है उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को हरास करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के जो सब्र है उसका इम्तिहान ले रहे हैं, और ये ज़्यादा देर अब सब्र जो ये आखिर इसका प्याला फटेगा, और इनको बीजेपी को लोग उखाड़ कर यहाँ ज़रूर फेंकेंगे जब भी कभी इलेक्शन होगा, और लोग चाहते हैं कि जल्दी से इलेक्शन हो। जी शाहनवाज साहब, आप जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद जी जो हमारे ये लीडर, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने एक कहा कि जो GST है, आधार कार्ड स्कीम जो लॉन्च की है बीजेपी सरकार ने, तो ये पहले हमारा यानी कि एजेंडा जो है ये हमने क्रिएट किया था कि हमने इसको अपने सरकार में यानी कि आपने इसमें लागू करना है। तो इसके लिए अगर आपके यानी कि कांग्रेस सरकार जो है वो पावर में नहीं है, आप बीजेपी पावर में आई है, तो उन्होंने अगर इसको तो यानी कि हमारे लागू कर दिया, तो इसमें क्या खारिज है इसमें? देखिए, आधार कार्ड की स्कीम जो है ये कांग्रेस सरकार की थी, बल्कि जितनी भी स्कीमें ये नाम बदल कर ये सब कांग्रेस की स्कीम थी। GST भी कांग्रेस ने लाया था, मगर तरीका अलग होता है। नाम GST था, मगर जिस तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इन्होंने देश के आम आदमी को, जो छोटा कारोबारी था, छोटा था, उसके सीधा इन्होंने जो है वो हेड पे सीधा स्टॉप मार दी कि जो तरीका है ना इनका इम्प्लीमेंटेशन का, और जो इनकी जो ड्राफ्ट किया इन्होंने वो बिल्कुल गलत किया GST। इसी तरह आधार कार्ड भी हमारी स्कीम थी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से आधार कार्ड को लिंक करने की कोशिश की रिलायंस के साथ, प्राइवेट कंपनीज के साथ, आधार कार्ड को जो इंटरनेट ऑनलाइन लिंक कर दिया, उससे हमारी जो पर्सनल प्राइवेसी है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो वो प्राइवेट कंपनीज के पास जा रही है, जो मिसयूज़ हो रही है। तो इनका तो एजेंडा ही सीधा ये सरकार ही, नरेंद्र मोदी जी, ये तो सीधा अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। इनकी जितनी स्कीम्स हैं वो सारी कहीं ना कहीं अंबानीज़ को और बड़े लोगों को फ़ायदा देने के लिए है। तो उनको फ़ायदा देने के लिए ये सब स्कीम्स लाई हैं, तो इससे तो आम आदमी का नुकसान है। जी बिल्कुल। जैसे कि हमारे JNK के जो लीडर हैं, दूसरी पार्टी के अपोजिशन के लीडर हैं, जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, उनको आइसोलेट किया गया, होम क्वारंटाइन किया है, और जो दूसरे शाह फैसल जी हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको क्यों किया, इसकी वजह क्या है, या इनको क्यों नहीं रिहा कर? देखिए, ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो एक गुंडागर्दी है सरकार की, और ये तो डिक्टेटरशिप है। ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक स्पॉट है कि आप डेमोक्रेसी में एक पोजीशन के लीडर्स को आप अंदर बंद कर दो, उनकी आवाज़ बंद कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये इस मुल्क के इतिहास में काले शब्दों में ज़रूर लिखा जाएगा। पहले उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, हमारे कांग्रेस के सारे लीडर्स को बंद किया था, बाकी कुछ लोगों को छोड़ दिया, अभी भी महबूबा मुफ्ती, शाह फैसल ने कुछ लोगों को नहीं छोड़ा है। तो हमारी मांग है कि ये बड़ी शर्म की बात है हमारे मुल्क के लिए। हमारी मुल्क जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता था, और पिछले दो तीन सालों में जो दुनिया की लिस्ट है डेमोक्रेसीज़ की, उसमें इंडिया का लिस्ट में नाम बहुत नीचे आ गया है। इसी वजह से है जो बीजेपी सरकार ने इस मुल्क में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की है, डिक्टेटरशिप करने की कोशिश की है, और जो डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है उसको इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है। आप देखते हो कि बेसिकली एक जो हमारे मुल्क में जो सरकार होती है वो एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूनियन मिनिस्टर्स की, तो जो कैबिनेट कोलीग्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ हर मुद्दे पे सिर्फ प्रधानमंत्री सामने आता है। किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी मिनिस्ट्री का इशू हो, वहाँ का मिनिस्टर आपको सामने नहीं दिखेगा, प्राइम मिनिस्टर खुद सामने देखेगा। तो इन्होंने पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया है, तो इस मुल्क को ये डेमोक्रेसी से निकाल के डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। ये खतरनाक है, और ये अभी दुनिया की जो लिस्ट जारी हुई है जिसमें डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है उसमें डेमोक्रेसी में इंडिया को काफ़ी नीचे दिखाया गया, वो इन्हीं की बीजेपी की सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से।
जी बिल्कुल। जैसा कि हमारा जो ये 2010 के जो आईएएस टॉपर शाह फैसल जी हैं, उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को यानी कि रेजिग्नेशन देकर तो पार्टी ज्वाइन कर लिया है। हमारे एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी अपना यानी कि अपनी जॉब को रिज़ाइन दिया है। तो ये सभी हमारे लिए एक शर्मनाक बात है जेएंडके के लिए बिलखुसूस के हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। तो शाहनवाज साहब, आप आखिरकार आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने गवर्नमेंट को, यानी कि अपने यूथ को जो अभी कम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अभी तक तो यूपीएससी के लिस्ट भी ये कि डेट भी अनाउंस कर दी गई है कि कब एग्ज़ाम होंगे, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और कोविड के रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरी इस रियासत के नौजवानों को ये आपके जो मैसेज है और मेरी ये गुजारिश है कि आप इस रियासत का फ्यूचर हो जी और आपने बहुत मेहनत की है, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है और हमें अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। जी मेरी रियासत के नौजवानों से गुजारिश है कि इस लड़ाई को हम तब तक लड़ें जब तक हम इसमें कामयाब ना हो। यहाँ की नौकरियाँ हमारा हक़ है, यहाँ की लैंड की प्रोटेक्शन हमारा हक़ है और कोई बाहर से आके हमारी नौकरियां ले जाए, हमारा हक़ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और नौजवानों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो जब तक कोविड है तब तक सोशल मीडिया पे ये लड़ाई लड़ें और जब अल्लाह करे ये कोविड फ्री हो जाए तो हम पूरी रियासत में एजिटेशंस करें और हम तब तक ये लड़ाई लड़ें जब तक हमारा हक़ हमें नहीं मिल जाए। और इसके अलावा कोविड के लिए जो आपने कहा, मेरी सबसे गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इस वायरस को हराना हमारी ज़िम्मेदारी है और इसमें हम सरकार के भी साथ हैं। जी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है कोशिश करें कि हम इस वायरस को जो स्प्रेड होने से रोकें, जो चेन है उस चेन को ब्रेक करें और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बगैर किसी वजह के घरों से बाहर ना निकलें और पूरे तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरीज़ हैं उसको हम मानें और हम सब मिल के जो है इस वायरस को, जब तक इसको वैक्सीन ना बन जाती है, अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, तो तब तक हम जो है वो कोविड के दौरान हम जो है एहतियात बरतें। जी शुक्रिया शाहनवाज साहब, आपने हमारे चैनल में टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया JK TV अपडेट। थैंक यू।